इंग्लैंड डायरीज में आज बात करेंगे जब मैं 1990 में अगस्त के महीने में इंग्लैंड में था तब क्या हो रहा था। 1 अगस्त को इराक की सेना कुवैत में आ गई थी और इंग्लैंड जैसी कंट्री में ना बहुत हलचल चल रही थी गल्फ वॉर को लेकर। जब मैं वापस आया हिंदुस्तान तब पता लगा कि हिंदुस्तान में उतनी हलचल नहीं है जिस तरीके से इंग्लैंड के अंदर बड़ा शोर शराबा था और एक इंसान वहाँ बहुत चिंता कर रहा था कि मैं घर कैसे जाऊँगा, और वो था। अब हुआ ये कि मैंने अपने क्लब वालों को जो है वो पूरी स्थिति बताई, तो उन्होंने कहा लड़ाई अगर हो सकती है तो फिर तो तुम्हें घर जाना चाहिए, क्योंकि मिडिल ईस्ट में अगर लड़ाई होती है तो हमारी फ़्लाइट भी वहीं से होके जा रही है, जिसको दुबई आना था, एमिरेट्स की फ़्लाइट थी और दुबई से दिल्ली आना था। तो उन्होंने मुझे लगभग 2 हफ्ता पहले, मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट था, उन्होंने कहा कि आप 2 हफ्ते पहले आप जा सकते हो। और तब अगस्त के महीने में 16-17 अगस्त को मैंने अपनी टिकट्स जो हैं वो शेड्यूल करनी शुरू कर दी कि मैं कब जाऊं। मुझे याद है कि 25 या 26 अगस्त मुझे बोला गया कि आप चाहें तो तब आप जा सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने एयरलाइंस को फ़ोन किया और मैंने उनसे पूछा कि एयरलाइंस चल रही है, उन्होंने कहा हाँ। तो मैं एयरलाइन के ऑफिस जाके मैंने अपनी जो टिकट है वो रीशेड्यूल करवा ली। और हर रोज़ फिर यही था कि 1 हफ्ते बाद मेरा जो इंग्लैंड को छोड़ के भारत आना वो तय हो गया। और हर रोज़ सुबह मैं यही सोचने लगा कि एक दिन कट गया, एक दिन और कट गया, और रोज़ सुबह उठ के वही बीबीसी को टेलीविज़न में देख रहा हूँ कि लड़ाई तो नहीं शुरू हो गई। अब जब जाने की बारी आई तो क्लब के बहुत सारे लोगों से दोबारा मिलना था, लेकिन वहाँ पर 2 क्रिकेट टीम के लोग थे जो मेरे सीनियर ही थे, उन्होंने मेरी बहुत मदद की। एक थे मिस्टर पीटर पटेल जो मेरे कैप्टन थे, उन्होंने कहा कि मैं एयरपोर्ट तक तुम्हें छोड़ने आऊँगा। उन्होंने अपने आप ही बोला और मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इंग्लैंड जैसी कंट्री में अगर कोई आपको एयरपोर्ट भी छोड़ने आ रहा है तो बहुत बड़ी बात होती है। हिंदुस्तान में तो बहुत कुछ चलता है कि हम लेने भी आ रहे हैं, छोड़ने भी आ रहे हैं, घर का खाना भी पैक करके देती है, सब यहाँ पे होता है। और एक और हमारे टीम में थे जिनको लोग मिडलेट कहते थे और उन्होंने अपना निकनेम रखा था लैड। उनसे मेरी सबसे पहली मुलाकात हुई थी जब मैं इंग्लैंड का पहला प्रैक्टिस सेशन टीम के साथ कर रहा था। तो उन्होंने एक बॉल की थी जो पड़ के एकदम से उछल गई थी और मेरे नाक के सामने से गई। और उन्होंने बाद में आके मुझे कहा कि कैसा लगा। मैंने कहा बहुत अच्छा लगा, बहुत तेज़ बॉल थी। तो उन्होंने बोला जानते हो मैं इस बॉल पे काम कर रहा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि तुम्हारे को मैंने बॉल डाली। मैं मन ही मन सोच रहा हूँ मैंने तो हेलमेट भी नहीं पहना था, तुमने एक छोटी बॉल कर दी तो मेरे लग सकती थी, लेकिन वो बात अंदर ही थी। मैंने कहा कि शायद ये अपने आप में ही अपने आप को कुछ समझते हैं, होता है ना, वो गलतफहमी हो जाती है। लेकिन वो आखिरी दिन, इंग्लैंड का आखिरी दिन, अब वो घर आए और मेरी पैकिंग में मेरी हेल्प कर रहे थे, तो वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। अब मैं इतना पक चुका था ना अकेले रह के कि मुझे घर वालों की याद बहुत आ रही थी। अब जब रवाना हुए तो फिर गैटविक एयरपोर्ट से ही मेरी फ्लाइट थी और वहाँ चेक इन काउंटर पे एक लेडी खड़ी थी जो मेरा पासपोर्ट और मेरी टिकट देख के मुझे सीट अलॉट कर रही थी। उन्होंने खुद ही मुझसे पूछा कि डू यू वांट टू टेक अ विंडो सीट। मैंने कहा हाँ, सोने पे सुहागा, घर जा रहा हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है, तुम्हारा लगेज भी थोड़ा सा भारी है पर मैं तुम्हें कोई चार्ज नहीं कर रही, और क्योंकि तुम क्रिकेट खेलने आए थे यहाँ तो मैं तुम्हारे को ऐसे ही जाने दे रही हूँ। और बड़ी बात ये कि तुम्हारी फ़्लाइट लंदन से दुबई और दुबई से इंडिया भी मैंने तुम्हारे लिए विंडो सीट कर दी, अब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। सुन के इतना अच्छा लगा ना, मैंने कहा थैंक यू सो मच। और साथ ही एक बुजुर्ग से इंसान थे जो खड़े होकर पूरी बात सुन रहे थे, और एकाएक उन्होंने मुझे बोला कि बरखुरदार क्या तुम हिंदुस्तान से हो? एंड आई वाज लाइक शॉक्ड। तो मैंने बोला जी हाँ हिंदुस्तान से हूँ, आई एम फ्रॉम इंडिया। बोला हिंदुस्तान में तो इस समय बहुत गर्मी पड़ रही होती है। ये सारे एक एक अल्फाज मुझे याद है। मैंने कहा जी हाँ इस समय तो गर्मी होती है। हिंदुस्तान का पहाड़ी में तो ठंडा रहता है, लेकिन आप कहाँ रहते हो? मैं कहा आई लिव इन दिल्ली, वहां पर भी थोड़ा सा हुमस हो जाती है। आई सेड
भाई चाहते क्या हो, क्यों बातों में रोक रहे हो? इसने विंडो सीट दे दी, कहीं वो कैंसिल वैंसिल ना कर दे, मुझे जाने दो। तो मनी मन ये सोच रहा था, मैं कहा इट्स प्रीटी हॉट देयर। कितना वक्त गुजारा इंग्लैंड में? अराउंड 4.5 months है। खुश होना घर जा रहे हो? आई सेड हाँ बहुत खुश हूँ। आई मीन इंग्लिश में मैं जवाब दे रहा था, तो उन्होंने एकाएक कहा कि मैं तुम्हारे देश की भाषा बोल रहा हूँ और तुम इंग्लिश में जवाब दे रहे हो, बट तुम्हारी जर्नी बहुत अच्छी हो। सो आई सेड थैंक यू सो मच। तो देखिए वो एक अच्छी बात का जो इम्पैक्ट था इतने सालों तक भी अभी है कि मैं आज भी उस आदमी को याद करता हूँ। वो इस दुनिया में है या नहीं वो भी मुझे नहीं पता। आज से लगभग कितने 35 साल पहले की बात बता रहा हूँ, बट वो एक इम्पैक्ट हमारी भाषा का, हमारे कल्चर का। हमें लगता है कि देयर आर सर्टेन पीपल इन द वेस्ट हु हेट अस, बट आई थिंक दे रिगार्ड, दे रिस्पेक्ट आवर कल्चर। अभी हाल ही में मैंने किसी चैनल में किसी को बोलते हुए सुना यूएस के बारे में, अमेरिका के बारे में। तो उन्होंने एक यूएस के वक्ता को ये बोला कि आपकी कंट्री तो 200 साल पुरानी होगी या 250 साल पुरानी होगी, हमारे हिंदुस्तान का और चाइना का तो इतिहास बहुत बड़ा है। तो ये हिंदुस्तान के एक सीनियर जर्नलिस्ट बता रहे थे। ये बात सुन के ना थोड़ा सा बैठ गई, और आज वही बात मैं बोल रहा हूँ कि वाकई नहीं, शताब्दियों तक हमारा इतिहास है, हमारी कंट्री का, हमारी कंट्री की जड़ें बहुत मजबूत हैं। और यही एक वजह थी कि गैटविक एयरपोर्ट पे एक अंग्रेज मुझसे हिंदी में बात कर रहा था और बात करके बहुत खुश था। आई थिंक इतने साल पुरानी बात आज याद आ रही है, तो थोड़ा मैं भी एक भाव के साथ कह रहा हूँ कि हमें अपनी कदर करनी चाहिए, हमारे कल्चर की कदर करनी चाहिए। हिंदुस्तानी होना गर्व की बात है, वो तो ठीक है, लेकिन वी गॉट अ रिच कल्चर, और वो रिच कल्चर हमें नहीं भूलना चाहिए। खैर इस बार एमिरेट्स में जब विंडो सीट मिली तो देखा कि बहुत सारे लोग मिडिल ईस्ट के थे, अंग्रेज कम थे। बहुत अच्छी यात्रा हुई। और जानते हैं जब आप घर वापस आ रहे होते हो तो एक एक मोमेंट, एक एक घंटा जो है ना, जैसे जैसे आप पास आ रहे होते हो बड़ा अच्छा लगता है। तो एमिरेट्स में एक स्क्रीन थी जो बता रही थी कि एयरक्राफ्ट क्या रूट ले रहा है, और मैं बच्चा यही सोच रहा था भाई इराक के ऊपर से मत उड़ाना, पता नहीं लड़ाई वड़ाई हो जाए, थोड़ा घुमा के ले जाना। और वैसे ही कुछ हुआ, दुबई में उतरे, और उसके बाद दुबई में ट्रांजिट फ्लाइट थी, और वहाँ एक शख्स जो आई थिंक ही वाज एन ऑफिशियल ऑफ द एमिरेट्स एंड ही वाज सेइंग मिस्टर जॉली, मिस्टर जॉली, मिस्टर जॉली जॉली कर रहे हैं। मैंने कहा भाई इतनी इज्जत तो किसी ने दी नहीं आज तक, मिस्टर जॉली कहाँ से 17 साल के बच्चे को। खैर I said, आप कौन से जॉली को ढूंढ रहे हो? बोला what's your name? I said my name is Munish Jolly. Please come here sir. I said अरे इसे कैसे पता लगा कि मैं इतनी अच्छी परफॉर्मेंस करके आ रहा हूँ इंग्लैंड में, he's calling me sir. But then उन्होंने बोला कि आपकी फ्लाइट तैयार है और आप लास्ट पैसेंजर हैं और जल्दी से आप चलिए। मैंने कहा मेरी सीट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। तो बोला ये लीजिए, ये आपका बोर्डिंग पास तैयार है। मैंने कहा पर मेरे को तो लेडी ने बोला था आपकी विंडो सीट है, आप जो मुझे बोर्डिंग पास दे रहे हो उसमें तो आयल सीट है। ओह गॉड, आपको विंडो सीट चाहिए तो फ्लाइट जाने वाली है। मैं कहा देख लीजिए ना। तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं देखता हूँ। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने बोला सर हमको थोड़ी गलतफहमी हुई, फ्लाइट अभी 1 घंटे के बाद जाएगी, आपके पास टाइम है। मैंने कहा क्यों भगा रहे थे भाई? और एक चीज मुझे याद आई, मेरी माँ ने मुझे कहा था कि, और मेरे फादर ने भी, कि जब तुम इंग्लैंड से आओगे तो एक चीज का ख्याल रखना कि वहां से ना कुछ गोल्ड, सोना लेकर जरूर आना। अब इंग्लैंड में कहाँ सोना ढूंढता हूँ, लेकिन फिर उसी आदमी से मैंने बोला, और मैंने देखा एक वहाँ ड्यूटी फ्री शॉप्स में बहुत गोल्ड की शॉप्स हैं। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा गोल्ड की शॉप्स में खरीद सकता हूँ यहाँ से? बोला हाँ, अपना पासपोर्ट दिखा के आप ले सकते हैं। मैंने कहा यहाँ गोल्ड जेन्युइन होता है, असली होता है? तो उसने भी मेरी तरफ देखा, बोला नकली कहाँ होता है गोल्ड? तो मैं चुप ही कर गया। आप ही समझ लो मेरा मतलब क्या था। फिर मैंने देखा मेरे पास कितने पैसे हैं, मुझे गोल्ड की चेन लेनी है, तो मैंने कुछ पाउंड्स रखे हुए थे बचा के। और फिर एक शॉप में गया तो वहां 60 पाउंड्स की एक चेन मैंने ली, क्योंकि मेरी माँ ने कहा था कि जरूर लेके आना। वो मेरे लिए ही थी, तो पतली सी चेन मैंने खरीदी। और वापस जब
आए तो एयरक्राफ्ट की जर्नी भी बहुत सॉलिड थी। एयरक्राफ्ट में एक एयर होस्टेस मिली थी, मुझे मिली थी विंडो सीट। वो बड़ी देर से मुझे ना देखे जा रही थी। बाद में मुझे पता लगा कि वो ऑन ड्यूटी नहीं थी। मजा आ रहा है ना सुन के, है ना? मसाला कुछ मिल रहा है ना, एंटी क्लाइमैक्स। अब फिर मुझे स्मोकिंग जोन पे रखा गया। तो मैंने एयर होस्टेस से, किसी और एयर होस्टेस से बोला कि मुझे आप स्मोकिंग जोन में मत रखिए, नॉन स्मोकिंग में रखिए। तो मान गई। और कहते हैं ना कि जब आप इंग्लैंड रहो 4-5 महीने, अच्छा माहौल है, पोल्यूशन नहीं है, तो चेहरा थोड़ा साफ हो जाता है। आई थिंक आई वाज लुकिंग स्मार्ट। तो सामने की एक रो में एक लेडी जब टेक ऑफ हो गया तो मुड़ के मेरे से पूछती है, वेयर आर यू गोइंग? तब तक मैं भी थोड़ा इंटेलिजेंट हो गया था। मैंने कहा फ्लाइट दिल्ली जा रही है, बॉम्बे तो जा नहीं रही। ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू दिल्ली। तो मैंने कहा आई एम गोइंग टू दिल्ली। डू यू लिव इन दिल्ली? मैंने कहा वाह, इंग्लैंड आने के बाद इतना फर्क। तो मैंने कहा आई लिव इन साउथ दिल्ली। तो हाँ, शो ऑफ ही कर रहा था। साउथ दिल्ली। साउथ दिल्ली, यस। बाद में उन्होंने मुझे कहा कि हम भी दिल्ली में ही रहते हैं, तो आप अगर बुरा न माने, मैं और मेरे हस्बैंड इधर आके बैठ जाएं, क्योंकि आप जहाँ बैठे हो उसकी जो स्पेसिंग है, लेग स्पेस थोड़ी बड़ी है। मेरे को गुस्सा आ गया बड़ा। मुझे पता ही नहीं था वो मैरिड भी हैं, बट एनीवेज मैंने उनसे बोला, मैंने कहा आपने एयर होस्टेस से पूछो ये सारी बातें, अगर आप अलाउड हो आप तभी आना। इतने में वो जो एयर होस्टेस मुझे देख रही थी वो आके आइल सीट पे बैठ गई, मैं विंडो पे था। तो मुझसे आके कहती है, ओह गॉड इट्स सो टायरिंग। मैं क्या जवाब दूं? मैं कहा ओके। तो फिर वो कहने लगी, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम? मैंने कहा हो क्या गया दुनिया को भाई, मैं लंदन से आ रहा हूँ। मैंने कहा आई एम कमिंग फ्रॉम लंदन। ओह लंदन, व्हाई डिड यू गो देयर? तो मुझे लगा कि शायद ये थोड़ा इंटरेस्ट शो कर रही है, बट शी वाज लुकिंग एल्डर टू मी। तो मैंने कहा I'd gone there to play cricket. I'm a cricket player. Oh God, it must be very tiring traveling from London to Dubai and Dubai to Delhi. I said okay, चलो कोई बात। तब उन्होंने एक बात की जिसको सुन के मेरा मूड ऑफ हो गया। कह रही, oh God, you know 3 more hours to go before we land to Delhi. I feel like smoking and I'm not able to smoke. तब मैंने भगवान को बहुत याद किया कि भगवान क्यों भेजते हो ऐसे लोगों को मेरे साथ। जब मैं लंदन जा रहा था तब सिगरेट पीने वाले मिले, जब वापस आ रहा हूं तब सिगरेट पीने वाली मिल रही है। और आसपास के लोग इंडियन क्राउड था, पंजाब के कुछ दोस्त बैठे हुए थे, बाकी इंडियन क्राउड। तो क्या होता है ना, जब इंडिया क्राउड आ रहा होता है, कोई भी अभी भी होता है, कोई मेल फीमेल से बात कर रहे हो ना, सब मुड़ मुड़ के देख रहे हो। सारे देख रहे थे मुझे, क्या बात हो रही है, अब क्या कहेगा वो। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं अभी आ रही हूँ, अपना बैग छोड़ के जा रही हूँ। ऐसे ओके कोई बात नहीं। सामने एक पाजी बैठे थे, मेरे से पूछते हैं की कह रही सी। वहाँ पाजी सारी बातें सुन ली, अभी भी पूछ रहे होगी की कह रही सी। फिर वो एयर होस्टेस वापस आई और आके उन्होंने मुझे खुशखबरी सुनाई, मेरा मन जीत लिया। उन्होंने कहा जानते हो मुझे स्मोकिंग जोन पे सीट मिल गई है, मैं वो सिगरेट पीने जा रही हूँ। मैंने कहा जाओ। उसके बाद वो पाजी मुझे कहते हैं इत्थे आ जावा। वो मिडिल सीट पे थे और वो आइल सीट पे आना चाह रहे थे। मैंने कहा सच बात बताऊं, पंजाब के मेरे दोस्त अगर आके बैठ जाए तो मेरी जर्नी बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि घर की बात होगी, कुछ पंजाबी बातें होंगी, पंजाबी तड़का लगेगा और सफर कट जाएगा। तो पाजी आके वहां बैठे, उन्होंने बहुत अच्छी बातें की। तो मुझे ऐसा लगा कि मे बी आई वाज डेस्टिन्ड। जब मैं जा रहा था तब एक सरदार जी मिले जिन्होंने मुझे बहुत पेप अप किया जाने के लिए, और आते हुए भी खुशखबरियां सुनाते हुए। सरदार जी वो दुबई में काम करते थे और कई अरसे बाद अपने घर वापस जा रहे थे, और उन्होंने मेरे से फिर बोला कि तुम्हारे जितना मेरा बेटा है, तो और उसकी बड़ी याद आ रही थी, तो इसलिए मेरा मन कर रहा था मैं तुम्हारे साथ बैठूं, क्योंकि दिल्ली उतर के मुझे फिर पंजाब में जाना है।
बहुत टचिंग मोमेंट था एंड आई कुड सी दैट वाटरी आईज, वो कितना मिस कर रहे होंगे अपने बच्चे को। और फिर मुझे अपने फादर की याद आई कि मेरे फादर भी शायद मिस कर रहे होंगे मुझे। तो मैं लैंड करता हूँ दिल्ली में और अपने घर वालों को देखता हूँ, सब आए थे मुझे लेने के लिए। और मेरी मदर ने सबसे पहले मुझे गले लगाया और बोला कि मेरा बच्चा घर आ गया। और मेरे फादर ने मुझे हाथ मिलाया एंड ही सेड, वेलकम बैक सन, यू लुक लाइक अ जेंटलमैन। आई सेड ओके। आई सेड ओके, जेंटलमैन लग ही रहा था तो ओके नहीं बोलूंगा क्या? ओनली ओके। हाँ, उस समय मैं सबको देख रहा था कि कौन कौन लोग मुझे देख रहे हैं। हाँ, मुझे एक चीज याद आई कि उतरते हुए ना मैंने सबसे पहली एक चीज सबको क्या बोली, मेरी बहन, मेरे जीजा जी, मेरे नीसेस, मेरे नेफ्यूज, मेरे भाई, मेरी भाभियां सब आए थे लेने मुझे। वो एरा ही ऐसा था कि आप इतने अरसे के बाद आ रहे हो। तो मैंने आते ही सबसे एक चीज बोली, मैंने कहा तुम लोग इतने काले क्यों लग रहे हो? गोरों को देखने की कितनी आदत हो गई थी। तो सब हंस पड़े, बोला ये देखो रंग बदल के आया। और मेरी छोटी सी नीस थी, वो बार बार मेरे पीछे देख रही थी ऐसे ऐसे करके। तो मैंने कहा किसको देख रही है भाई? चाचू चाची तो नहीं आई ना साथ में? मैंने कहा यू मैड, चाची क्यों आएगी तेरे साथ? नहीं, यहाँ पे सब लोग बोल रहे थे ना कहीं शादी करके ना आ जाए, मैं वही देख रही थी। मैंने कहा बड़ी बातें हो रही हैं, घर जाके और बातें। घर पहुंचे और मेरे फादर ने सबसे पहले मदर को बोला कि एक हफ्ते तक इसे बॉइल्ड पानी पिलाना, क्योंकि बहुत अच्छे माहौल से आया। लेकिन सच बात बताऊं कि इंडिया आने के बाद वो जो खुशबू होती है ना वो अलग होती है, एंड आई कुड स्मेल दैट। मेरी सिस्टर ने कमरे में जाके मुझे बताया कि जब तुम एयरपोर्ट पे उतरे थे और हमारे पिताजी जिन्हें हम बाजी कहते थे, उन्होंने सबसे पहले जब देखा ना कि मेरा बेटा आ रहा है, तो उनके मुंह से एक चीज़ निकली कि अब मैं इसे कभी भी अपने से दूर इतनी देर तक जाने नहीं दूंगा। गल्फ वॉर शुरू नहीं हुई, गल्फ वॉर अगले साल जनवरी में शुरू हुई थी, बट बिकॉज ऑफ गल्फ वॉर आई कुड कम बैक 2 weeks बैक, लैंडेड सेफली। कुछ अरसे तक मैं भी अंग्रेज बना रहा 15-20 दिन तक, बट यस बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था इंग्लैंड का।